हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, नहले पर दहला। संजय गुप्ता पेश करते हैं नहले पर दहला। लेखक हनीफ अजहर, परिकल्पना अनुपम सिन्हा, पेंसिलिंग सुरेश डीगवाल, इंकिंग विट्ठल कांबले, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, रंग संयोजक सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। दिल्ली, जिसके चप्पे चप्पे पर रहती है एक ऐसे शख्स की निगाह जो हर वक्त दिल्ली की रक्षा में जुटा रहता है, कभी कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर विनय के रूप में तो कभी वंडरमैन परमाणु के रूप में। इसी शख्स की बदौलत दिल्ली में हर तरफ शांति है, लेकिन शांति अक्सर किसी तूफान के आने की सूचक होती है, और उसकी शुरुआत दिल्ली के एक सुनसान इलाके से हो रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 10 मिनट में हमें अपना काम ख़त्म करना है। चिंता मत करो सांड उस्ताद, 10 मिनट हमारे लिए बहुत है। मेरे लिए भी बहुत है, क्योंकि तुम्हारे हाथ पाँव को तोड़कर तो मैं पुलिस के हवाले करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। कौन है ये एक ही बार में जिसने सांड को भी ज़मीन सुंघा दी? परमाणु और दिल्ली में अपराध करने वाला चाहे सांड हो या हाथी, परमाणु उसे ज़मीन सुंघा कर ही दम लेता है। मुझे इन्हें जल्दी ठिकाने लगाकर रेलवे ट्रैक पर फिट बम को अलग करना होगा, क्योंकि 5-6 मिनट के बाद ही यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस गुजरने वाली है। अरे ये आवाज़ कैसी? आवाज़ ऊपर से गूंजी थी, और ऊपर से ही उस पर वह मुसीबत टूटी थी। परमाणु को पहले नज़र आए चांद सितारे, और फिर नज़र आया टोर। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमारी सहायता के लिए टोर आता है, और जब टोर आता है तो सामने जो भी होता है उसकी ऐसे धज्जियाँ उड़ती हैं कि लाख कोशिश की जाए लेकिन उसके शरीर के टुकड़े इकट्ठे नहीं किए जा सकते। प्रोटेक्शन यूनिट, अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर, बेहद खतरनाक गने, रॉकेट लॉन्चर, आखिर इतने हाई फाई ये बदमाश आए कहाँ से? और ये दिल्ली में करने क्या आए हैं? उफ, लेज़र गन भी है इसके पास, और उसकी हर गन का निशाना हूँ मैं। इसलिए मुझे इस मुझे इसे जल्दी काबू में करने की तरकीब सोचनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन आने वाली है और मुझे रेलवे ट्रैक पर फिट बम को भी हटाना है। परमाणु के पास ज़्यादा समय नहीं था, और परमाणु के सामने जब ऐसी स्थिति होती है तो वह अपने दुश्मन को चित करने के लिए इस्तेमाल करता है परमाणु रस्सी और परमाणु छल्ले। इधर टोर बेहाल होकर ज़मीन पर गिरा, इधर ट्रेन ठीक सिर पर आ पहुंची। ओ नो, मुझे तुरंत ही बम को ट्रैक से हटाना होगा, वरना ठीक मेरी आंखों के सामने एक भीषण दुर्घटना घट जाएगी। परमाणु टोर को भी खत्म करने में सफल हुआ, और एक भीषण दुर्घटना को टालने में भी। इस शहर में किया जाने वाला हमारा पहला काम ही परमाणु की वजह से असफल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमें परमाणु को मात करने की एक फूल प्रूफ योजना बनानी होगी। योजना बन चुकी है, और इस योजना के तहत हमें परमाणु को ख़त्म करने से पहले उसके आसपास के लोगों को ख़त्म करना होगा, ताकि परमाणु उनके गम में इतना टूट जाए कि हम उसे आसानी से चींटी की तरह मसल दें। परमाणु के इर्द गिर्द जो भी है उसका पता करके उसे ख़त्म करने की तैयारी करो। इधर विनय, एक बेहद खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप इस शहर में अपने पांव पसारने पर उतार हुआ है। वह ऐसा कर पाए उससे पहले ही मुझे उस ग्रुप को ढूंढकर उसके पैरों को काट देना चाहिए। पुलिस कंप्यूटर पर कई घंटों की दिमाग खपाई भी इंस्पेक्टर विनय के कोई काम नहीं आई। आधुनिक हेलीकॉप्टर के साथ साथ हाई फाई विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करने वाले किसी भी गैंग का विवरण इस सुपर कंप्यूटर में नहीं है। इसका मतलब जिस गैंग के साथ मेरा टकराव हुआ वह कोई विदेशी गैंग है, और अगर सचमुच यही बात है तो आने वाले दिनों में मुझे बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह गैंग अपना दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहा होगा। सचमुच दूसरे हमले की तैयारी चल रही थी। शिप्रा, ममता पाठक और शीना। परमाणु के नज़दीकियों के बारे में गहन छानबीन से इन्हीं तीनों लड़कियों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली वासियों ने परमाणु को अक्सर इन तीनों लड़कियों से मिलते हुए देखा है। ऐसा है तो जाओ, इनमें से किसी एक लड़की को अपना निशाना बनाओ और उसे सदा के लिए मीठी नींद सुला दो। ओके बॉस। जिन 3 लड़कियों पर खतरा मंडरा रहा था उनमें से एक परमाणु के साथ ही थी। उफ, धीरे उड़ो परमाणु, मुझे डर लग रहा है। तो मैं डराने के लिए ही तो तेज़ उड़ रहा हूँ शीना, क्योंकि जब तुम डरती हो तो और भी ज़्यादा कसकर मुझसे लिपट जाती हो। दूसरी लड़की शिप्रा, इस घटना के एक एक पहलू को हमने अपने कैमरे में कैद करना है रोहित, क्योंकि इस घटना से संबंधित स्टोरी अपने अखबार के लिए एकदम सुटेबल रहेगी। अरे, अब तुझे किसी स्टोरी की ज़रूरत नहीं लड़की, क्योंकि तेरे जीवन की स्टोरी का दी एंड होने वाला है। आओ, ये बदमाश मुझे मार डालने के मूड में है। अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे भागना पड़ेगा। भाग कर तू बच नहीं सकती लड़की,
क्योंकि तेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं और तेरी मौत इस गन से थ्रो होने वाले चाकुओं से लिखी है। हमलावर के हाथ में थमी गन से खतरनाक चाकू तो बहुत निकले थे, लेकिन एक भी शिप्रा तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि शिप्रा तक पहुंच गया था परमाणु। और ऐसे मौक़ों पर परमाणु के पहुंचने का एक ही मतलब होता है, खुद उनका शिकार हो जाना जो शिकार करने आए थे। बताओ, तुम सब इस लड़की की जान के पीछे क्यों पड़े थे? इन्हें जवाब देने नहीं, हमला करने भेजा था। जवाब देने के लिए तो मैं हूँ परमाणु, और मेरा जवाब है ये। उफ, ये तो ब्लास्ट कर रहा है। ब्लास्टर ब्लास्ट नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वैसे भी मैं ये धमाके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनका प्रोटेक्टर हूँ। प्रोटेक्टर? ओह, इसका मतलब ये गुंडे भी उसी गैंग के सदस्य हैं जिनसे मेरी मुठभेड़ रेलवे लाइन पर हुई थी। पहले वाले गुंडों को बचाने टोर आया था, और इन्हें बचाने ये ब्लास्टर आया। और ये ब्लास्टर टोर से कहीं ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पास टोर से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार है। मुझे जल्दी इसके हथियारों को ठिकाने लगाना होगा, और इसके दिमाग को भी। इधर परमाणु ने अपने हाथों से वह परमाणु रस्सी छोड़ी, और इधर ब्लास्टर ने अपने दूसरे हाथ में थमी गन को संभाल लिया। तू अपनी एटॉमिक पावर का इस्तेमाल कर परमाणु। मैं अपनी इस एटम सकर गन का इस्तेमाल करता हूँ, जो किसी भी तरह की एटॉमिक पावर को अपने अंदर खींच लेती है और उसे बेकार कर देती है। ओह, परमाणु छल्लों का हश्र भी परमाणु रस्सियों जैसे ही हुआ। ओह, ब्लास्टर ने परमाणु छल्लों को भी अपनी गन में सोख लिया। इसका मतलब मुझे इससे उड़कर तब तक बचते रहना होगा जब तक मैं इससे निपटने का कोई तरीका न ढूंढ लूँ। लेकिन तेरी इस उड़ान को ही ख़त्म करना होगा, और ऐसा मैं अपनी इस गन से आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि तू उड़ने के लिए जिस शक्ति का इस्तेमाल करता है वह निश्चय ही परमाणु शक्ति है। उफ! परमाणु सचमुच नीचे आ गिरा, और परमाणु का इस तरह गिरना ही परमाणु के लिए खतरनाक साबित हुआ। आखिर नीचे आ ही गिरा ना। चल, अब मैं तुझे इतना ऊपर भेज देता हूँ कि तू फिर कभी नीचे ना आ पाए। अचानक ब्लास्टर की गन से निकला वह चमकीली किरणों का जाल परमाणु के इर्द गिर्द लिपटता चला गया। परमाणु को तुरंत ही उसका आभास हुआ। मुझे इस जाल में फंसाकर ब्लास्टर मुझ पर कोई बेहद खतरनाक वार करने की सोच रहा है। वह अपने घिनौने इरादे में सफल हो जाए उससे पहले ही मुझे छोटा होकर इस जाल से निकल जाना है। ओह नो, ये क्या हुआ? मॉलिक्यूलर स्विच दबाने के बाद भी मेरा घर छोटा नहीं हो पा रहा, यानी मॉलिक्यूलर स्विच काम ही नहीं कर रहा। ओह, ट्रांसमिट कर देने वाला स्विच का भी यही हाल है। ट्रांसमिट ट्रांसमिट बोलकर भी मैं ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा हूँ, और ना ही मैं प्रोबोट से संपर्क स्थापित कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरी परमाणु बेल्ट की कोई भी पावर फंक्शन काम नहीं कर रही। कैसे हो गया ऐसे? अगर तू ये सोच रहा है परमाणु की तेरी परमाणु शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही, तो मैं तुझे बता दूं कि जिस चमकते जाल में तू इस समय कैद है वह तेरी परमाणु पावर को तेजी से चूस रहा है। इसलिए तेरी कोई भी पावर तेरे काम नहीं आएगी, और जाल से निकलने के बाद तू अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस जाल से तू सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर बाहर निकलेगा। ब्लास्टर ने कई खतरनाक रॉकेट दागे थे, और हर रॉकेट का निशाना वह परमाणु था, जो अब किसी भी तरह से उन रॉकेटों को अपने पास पहुंचने से नहीं रोक सकता था। लेकिन फिर भी वे रॉकेट परमाणु तक पहुंचने से पहले रुके, और न सिर्फ रुके बल्कि नष्ट भी हो गए। रॉकेटों के नष्ट होने के पल भर बाद ही परमाणु के शरीर से लिपटा जाल नष्ट हुआ, और अब स्तब्ध परमाणु की आंखों के सामने नष्ट होने की बारी ब्लास्टर की थी। किसी ने मेरी तरफ बढ़ते रॉकेटों के साथ साथ मुझ पर हमला करने वाले ब्लास्टर को भी नष्ट कर दिया। किसने किया ये, और कैसे? हमने हमने अपनी योग शक्ति के बल पर उस शैतान और उसके हथियारों को ख़त्म किया। और ऐसा हमने सिर्फ तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपना प्रतिशोध लेने के लिए भी किया है। आप कौन हैं, और आपने ब्लास्टर को ख़त्म करके अपना कौन सा प्रतिशोध पूरा किया है? बालूची नाम है हमारा। कुछ वर्षों पहले भारत चीन सीमा पर स्थित एक शहर में सक्रिय विस्फोटक और उसके आतंकवादी साथियों ने हमारे परिवार के सभी लोगों की निर्मम हत्या कर दी। हम उन दिनों चीन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर शाओलिन टेम्पल में योग की शिक्षा लेने गए हुए थे। वापस लौटकर जब हमने अपने परिवार की दुर्दशा देखी तो हमारा खून खौल उठा। तब हमने कसम खाई कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक विस्फोटक और उसके सारे ग्रुप को ख़त्म नहीं कर देंगे। लेकिन हमारे ऐसा कर पाने से पहले ही चीन सरकार की सख्ती की वजह से विस्फोटक और उसका ग्रुप चीन से अपनी गतिविधियां बंद करके यहाँ भारत में आ गया। उनके पीछे पीछे हम भी अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए यहाँ आ गए। ब्लास्टर तो हमारा शिकार बन चुका है, लेकिन अभी उसका पूरा ग्रुप बाकी है। जब तक हम अपने योग रूपी हथियार से उस सारे ग्रुप को ख़त्म नहीं कर देंगे, हमें चैन नहीं मिलेगा। फिर बालूची वहाँ नहीं रुका। बड़ी विचित्र शक्तियों का मालिक है ये बालूची। इसकी मानसिक शक्तियाँ ठीक तुम्हारी मानसिक शक्तियों से मिलती हैं। हाँ, लेकिन उसकी शक्तियाँ मेरी शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हैं।
तुमने ठीक कहा शीना। आओ अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। उसके बाद मुझे विस्फोटक के गैंग के उन साथियों की भी तलाश करनी है जो इस शहर में अपने आतंकवाद का खूनी खेल खेलने को उतावला है। अगर ब्लास्टर और उसके साथी शिप्रा को ही मारने आए थे तो शिप्रा की जान का खतरा अभी टला नहीं है। मुझे तुरंत ही कमिश्नर साहब से मिलकर उसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम कराना होगा। इसी बीच इधर परमाणु और बालूची के बीच में आ जाने से हमारा मकसद तो सफल नहीं हुआ, उल्टा हमें ब्लास्टर जैसे प्रोटेक्टर से हाथ धोना पड़ा। उस लड़की को मारने के लिए हमें एक और हमला करना होगा। नहीं, अब दोबारा उस पर हमला करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अब वह लड़की पुलिस की हिफाजत में होगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम फिलहाल उस लड़की को मारने का ख्याल दिल से निकाल कर उस लड़की के पीछे पड़ें जो परमाणु की प्रेमिका है। परमाणु जिसे दिलो जान से चाहता है, और इस बार हम नाकामयाब ना हो इसके लिए मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा। परमाणु की प्रेमिका शीना, कहाँ हो तुम? अचानक शीना के विचारों से छिन्न भिन्न हो गई परमाणु की याद। अरे कौन हो तुम? तो तुम्हारा इस घर में घुसने का क्या मतलब है? हमें तू यमदूत कह सकती है लड़की, और यमदूतों का कहीं इस तरह घुसने का एक ही मतलब होता है, मौत। ओ नहीं! अपने पीछे मौजूद उस आवाज़ के मालिक को देखकर बुरी तरह चींकी थी शीना। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। आश्चर्य से फटी उसकी आंखें साफ बता रही थी कि जो दिख रहा था उसे देखकर वह ये बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने सपना था या सच। अचानक उस शख्स की आवाज़ ने उसे फिर चौंकाया। गोलियों से छलनी करते हुए से ओह! सभी ने अपने अपने हथियार संभाले, लेकिन इस्तेमाल एक भी नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ाम! आ आ हाथों में हुए हल्के धमाकों ने सभी के हथियारों को उनके हाथों से निकाल दिया। आओ! ये धमाके कौन कर रहा है? बूम! वह लड़की वह लड़की अपनी मानसिक शक्ति से हम पर धमाके कर रही है। उफ! वह धमाके करके भाग जाना चाहती है। पकड़ो उसे। मुझे पकड़ना मुश्किल है बॉस। सॉरी, उसे पकड़ना मुश्किल है बॉस। अभी तो वह अपनी मानसिक शक्ति से धमाके करके से भाग जाने की फिराक में। अगर हमने पीछा किया तो वह हम पर धमाके करके मार सकती है। हम उसके पीछे नहीं जा सकते बॉस। बकवास मत करो। उसके पीछे जाकर उसे ख़त्म करो। अब उसके बस का धमाके करना नहीं है। अब लाख चाहकर भी वह अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उफ! वे हत्यारे मेरे पीछे भागे आ रहे हैं। मुझे उन्हें रोकने के लिए उनके रास्ते में विस्फोट करने होंगे, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति से विस्फोट करते हुए मुझे यह ध्यान रखना है कि मेरे विस्फोट उनको मार न डालें। ओह नो! मैं तो अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ मेरी मानसिक शक्ति को? मेरे मस्तिष्क में एक खलबली सी कैसी मचने लगी है। ओह! हत्यारे तो मेरे और भी नज़दीक आते जा रहे हैं। वे मुझ तक पहुँच जाएंगे, मुझे मार डालेंगे। मुझे परमाणु से संपर्क करना होगा। शीना को परमाणु को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वह खुद ही आ पहुंचा। उफ! प्रोबोर्ड का संदेश पाकर अगर मैं तुरंत ही यहाँ नहीं पहुंच जाता तो इन हत्यारों ने शीना को मार ही डाला था। परमाणु परमाणु इन हत्यारों का बॉस कौन है मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊँ? ज़रूर बताना शीना। पहले ज़रा मैं हमला करने को तैयार इन हत्यारों के दिमाग ठिकाने लगा दूँ। हमलावरों को बेहाल करते परमाणु के हाथ अचानक खुद ही बेहाल हो गए। ओ, ये मेरे हाथ पाँव को क्या हुआ? ये तो ऐसे सुन्न पड़ते जा रहे हैं जैसे लकवा मार गया हो। क्या हो रहा है मुझे? अब तो मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। आह! उस भीषण वार से परमाणु का शरीर बेजान पुतले की तरह उछलकर दूर जा गिरा। अब हमलावरों के लिए शीना को अपना निशाना बनाना मुश्किल नहीं था। चिम चिम! कटे वृक्ष की भांति शीना का शरीर जैसे ही नीचे गिरा, वैसे ही परमाणु के अलग से गूंज उठी वह दर्दनाक चीख, शीना! इस लड़की के मरने का बहुत दुख हुआ तुझे। चल, तुझे भी उसके पास पहुंचाए देते हैं। हमलावरों की गनों का रुख परमाणु की तरफ था। देर थी तो सिर्फ गनों से गोलियों के निकलने की, लेकिन गनों से गोलियां निकल पाती उससे पहले ही हमलावरों के कंठों से चीख निकल गई। आ आ! एक पल बाद ही सभी की चीखें शांत होती चली गई, और फिर गूंजी सभी के मस्तिष्कों के फटने की आवाज़ें। और फिर वे आवाज़, ये इसी लायक थे। बालूची! ओह! एक बार फिर ये मुझे बचाने आया। तभी परमाणु को अपना शरीर सामान्य होता महसूस हुआ। मैं अब अपने आप को ठीक ठाक महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे सबसे पहले शीना को देखना होगा। शीना को देखकर तो परमाणु का कलेजा ही फट गया। ओह! शीना का तो सारा शरीर गोलियों से छलनी है। मुझे इसे तुरंत ही ले जाना होगा अस्पताल। परमाणु बिना कोई पल गंवाए शीना को लेकर अस्पताल पहुंचा था, अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। शी इज़ डेड। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, शीना नहीं मर सकती। कह दो ये सब झूठ है। सच यही है परमाणु। मैंने हर तरह से इसका चेकअप कर लिया है। हमारा विज्ञान कहता है कि ये मर चुकी है, लेकिन हमारा पराविज्ञान कहता है कि ये अभी जीवित है। इसके जीवन दिए में अभी लौ बाकी है। बालूची जी, शीना जिंदा है। आप ये कैसे कह सकते हैं?
हम अपनी योग विद्या से इस लड़की में जीवन के लक्षण देख रहे हैं। पराविज्ञान की भाषा में इसे योग मृत्यु कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य की हृदय गति रुक जाने के बाद भी मनुष्य में प्राण शेष रह जाते हैं, लेकिन विज्ञान इसे नहीं बचा सकता है। पराविज्ञान ही इस अवस्था के मनुष्य को बचा सकता है। ऐसा है तो बचाइए ना, प्लीज़ मेरी शीना के प्राण बचाइए बलूची जी। शीना को बचाने के लिए अगर आपको मेरी जान भी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। पराविज्ञान का उपचार करने का तरीका अलग है, और हमें उस लड़की को बचाने के लिए तुम्हारी जान नहीं, बल्कि अमरकुंड का अमर जल चाहिए। अमरकुंड का अमर जल? हाँ, भारत और चीन को बांटने वाली विशाल श्रृंखला में कहीं स्थित है वह अमरकुंड, जिसका जल अमर जल के नाम से प्रसिद्ध है। इस अमर जल को अगर हम अमृत भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह जल न सिर्फ बड़े से बड़े जख्मों को पल भर में ही ठीक कर सकता है, बल्कि नवजीवन भी प्रदान कर सकता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई मनुष्य अमर जल पी ले तो वो अमर हो सकता है? लगभग यही कहना चाहते हैं हम। अगर तुम चाहते हो कि ये लड़की फिर से जीवित हो उठे तो तुम्हें अमरकुंड से वह अमर जल लाना होगा। ऐसा है तो मैं अमर जल लाऊंगा। बताइए, हिमालय की विशाल श्रृंखला में अब अमरकुंड कहाँ स्थित है? अगर यही पता होता तो अब तक न जाने कितने मनुष्यों ने अमरकुंड से जल निकाल कर उसे सुखा दिया होता। वह अमरकुंड हिमालय की किन्हीं ऐसी बेहद रहस्यमयी कंदराओं में स्थित है जिनके बारे में बाहरी दुनिया के किसी भी मनुष्य को नहीं पता, हमें भी नहीं। जब किसी को अमरकुंड का पता ही नहीं तो उससे अमर जल कैसे लाया जा सकता है? हिमालय की विशाल चोटियों पर या गहरी खाइयों में कहीं एक मठ स्थित है। उस मठ को दिव्य मठ के नाम से जाना जाता है। उस मठ में कुछ ऐसे बौद्ध भिक्षुक रहते हैं जो उस अमरकुंड का पता जानते हैं। उस मठ को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अगर तुम दिव्य मठ तक पहुंच सको तो तुम उनसे अमरकुंड का पता पूछ सकते हो। क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, क्योंकि शीना जीवित होकर मुझे देश के उस दुश्मन का नाम बताएगी जो अपनी आतंकवादी घटनाओं से देश के अमन और चैन को नेस्तो नाबूद करने पर उतारू है। परमाणु को भारत और चीन सीमा पर स्थित हिमालय की चोटियों पर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इसी क्षेत्र में कहीं वह दिव्य मठ छुपा हुआ है जिसकी मुझे तलाश है। लेकिन ये क्षेत्र न सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है, बल्कि इसमें हज़ारों मीटर ऊंची बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और सैकड़ों फुट गहरी खाइयाँ हैं। क्या मैं इनमें छिपे दिव्य मठ और उसके बौद्ध भिक्षुकों को खोज पाऊंगा? परमाणु को अभी तक कोई बौद्ध भिक्षुक नज़र नहीं आया था, लेकिन एक बौद्ध भिक्षुक की नज़र में परमाणु आ चुका था। रहस्यमय मनुष्य काफ़ी देर से निषेध क्षेत्र में घूम रहा है। निश्चय ही उसके इरादे अच्छे नहीं। मुझे इसे रोकना होगा। आश्चर्यजनक रूप से उस भिक्षुक के मस्तिष्क से निकली उन मानसिक तरंगों ने परमाणु की परछाई को पकड़ लिया। इसी के साथ, अरे ये क्या हुआ? अचानक मेरे शरीर ने उड़ान भरना क्यों बंद कर दिया? परमाणु को समझ पाता उससे पहले ही छपाक, ओह! परखटे पक्षी की तरह परमाणु का शरीर नीचे फैली बर्फ में आ गिरा। ओह, अच्छा हुआ मैं नरम बर्फ के ढेर में गिरा, वरना इतनी ऊंचाई से गिरने में शरीर की 2-4 हड्डियां तो ज़रूर टूट जाती। गिरने के बाद भी तेरे शरीर की हड्डियां बची रहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी हड्डियां टूटने से बची रहेंगी। मैंने तेरी परछाई पकड़कर तुझे गिराया ही इसलिए कि मैं तेरी हड्डियों को तोड़कर तुझे ऐसा मोहताज कर दूं कि तू कभी भी इस निषेध क्षेत्र से निकलकर वापस ना जा सके। निषेध क्षेत्र? मेरी परछाई को पकड़कर मुझे नीचे पटकने वाला ये लामा? इसका मतलब मैं सही जगह पर आ पहुँचा हूँ। यहीं कहीं आसपास ही दिव्य मठ है, लेकिन मैं उस दिव्य मठ तक तभी पहुँच पाऊँगा जब इस लामा के हाथों अपने आप को बचा पाऊँ और इस लामा को समझा पाऊँ कि मैं इस निषेध क्षेत्र में किस लिए आया हूँ। ओह, फुर्ती के मामले में तो ये ब्रूसली का भी बाप निकला, और वार करने के मामले में निकला जैकी चैन का दादा। उफ! ओह, शारीरिक ताकत को छोड़कर वह अब फिर अपनी मानसिक शक्तियों से मुझ पर वार करने लगा। मुझे इसे कब्जे में करने के लिए परमाणु ब्लास्टों का सहारा लेना होगा। नहीं, इस बर्फीले स्थान पर परमाणु ब्लास्टों का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस इलाके में हल्का सा भी धमाका एक भीषण तबाही का कारण बन सकता है। इसे बस में करने के लिए मैं परमाणु छल्लों का ये इस्तेमाल करूँ तो ही ठीक रहेगा। ओह! पैरों के नीचे की बर्फ़ के टूटते ही लामा बर्फ़ में समाता चला गया, लेकिन एक पल के लिए ही, क्योंकि अगले ही पल, ओह नो! ये लामा तो नीचे से ऐसे ऊपर आ गया जैसे इसे किसी स्प्रिंग ने नीचे से ऊपर ऊपर उछाला हो। इस बर्फ़ में अगर किसी की समाधि बनेगी तो वह तू होगा, दुष्ट मनुष्य। उफ! अब वह अपनी मानसिक शक्तियों से बर्फ़ को भयंकर तरीके से उछाल कर मुझे उसके नीचे दबाने की फिराक में है। मुझे छोटा होकर बचना होगा। परमाणु की उस विशेषता ने लामा को आंखें फाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ओह, तू तो आश्चर्यजनक शक्तियों का मालिक है। तुझे तुरंत ही बेबस करने के लिए मुझे अपनी इस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा।
ओह, इस दिव्य शक्ति के सामने अगर तू छोटा भी होगा तब भी वो तुझे छोड़ेगी नहीं। ओह, मेरे छोटे होने के साथ ही यह दिव्य शक्ति भी छोटी हो गई। अब तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि मैं ट्रांसमिट हो जाऊं। ऐन समय पर ट्रांसमिट होकर परमाणु शक्ति से तो बच गया बर्फ, लेकिन उसके पीछे की वो बर्फ की दीवार न बच पाई। ओह भड़ाक! वो शक्ति के टकराने से बर्फ की दीवार का एक बड़ा हिस्सा चूर चूर हो गया। इसी के साथ परमाणु का रोया रोया कांप गया। ओह, बर्फ ने तेजी से अपने स्थान से खिसकना शुरू कर दिया है। अब कुछ ही क्षणों में इस इलाके की सारी बर्फ अपनी जगह से खिसक कर यहाँ एक भयानक बर्फीले तूफान का नज़ारा पेश कर देगी। मुझे तुरंत ही उस बर्फीली दीवार के से बर्फ के खिंचने को रोकना होगा, वरना बर्फ का तूफान इस सारी जगह को तबाह कर देगा। बर्फ को गिरने से रोकने का परमाणु का वह प्रयास जल्दी ही रंग लाया। उफ, आखिर मैं बर्फ के एक बड़े तूफान को टालने में सफल हो ही गया। अब मुझे उस हमलावर लामा को देखना है। अब तुम्हें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं हमला करने वाला लामा नहीं, मित्र लामा हूँ। मित्र लामा? हाँ। बर्फीले तूफान को रोकने की तुम्हारी कोशिशों ने मुझे तुम्हारा मित्र बनाने के साथ साथ ये भी बता दिया है कि तुम दुष्ट नहीं हो। क्या है तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य? परमाणु ने अपना उद्देश्य बताया तो गंभीर स्वर में बोला लामा। अमृत कुंड के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन वह इस क्षेत्र में कहाँ है और उस तक कैसे पहुँचा जा सकता है, इसके बारे में सिर्फ दिव्य मठ के मुख्य मठाधीश ही जानते हैं। वे तुम्हें इसके बारे में बताएंगे या नहीं, इसका निर्णय तो वही करेंगे। वो सामने दिव्य मठ है, तुम उसमें जाकर मठाधीश महोदय से मिल सकते हो। मैं उनसे मानसिक संपर्क कर उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। सामने दिव्य मठ कहाँ है? मुझे तो सामने बर्फ़ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह, मैं भूल गया कि जिस दिव्य मठ को मैं देख पा रहा हूँ वह विश्व की हर शक्ति के लिए अदृश्य है। ठहरो, मैं प्रबंध करता हूँ कि तुम्हें मठ आसानी से दिखाई दे सके। लामा ने तुरंत ही अपना हाथ बर्फ में घुसेड़ दिया, और जब वह हाथ बाहर आया तो उस हाथ में एक चकोर वस्तु मौजूद थी। इससे तुम्हें अदृश्य दिव्य मठ एकदम साफ दिखाई देगा। सचमुच? परमाणु को न उस मठ के मठाधीश तक पहुंचने में देर लगी और न उन्हें अपनी बात समझाने में। आश्चर्य! हम तो अभी तक यही समझते थे कि हमारे उस मठ में रहने वालों के सिवा अमरकुंड का रहस्य भारी दुनिया का कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तो तुम्हें मानवता के साथ साथ अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए भी अमरकुंड के अमर जल की आवश्यकता है? जी हाँ। और वह अमर जल मुझे कहाँ से मिल सकता है, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। नहीं बता सकते। उस अमरकुंड का पता तुम्हें हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस तक पहुँचने का रास्ता तो हम भी नहीं जानते। ग्लेशियर की भयानक धुंध के बीच वह अमरकुंड कहाँ है, इसका रास्ता औरों की तरह हम भी नहीं जानते। लेकिन तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ आओ, हम तुम्हें उस प्राणी के पास ले जाते हैं जो उस अमरकुंड का रास्ता जानता है। परमाणु को अपने साथ लेकर मठाधीश पास ही मौजूद एक बर्फीली गुफा के पास जा पहुंचे। उस विशाल यति को देख रहे हो? वह कई हजारों वर्षों से जीवित है। वह यति अक्सर उस अमरकुंड तक जाता है और उसके अमर जल से अपनी प्यास बुझा कर आता है। उस अमरकुंड तक पहुंचने का नक्शा उसके मस्तिष्क में अंकित है। तुम्हें उसका मस्तिष्क निकाल कर उस पर अंकित नक्शे को प्राप्त करना होगा। उस यति का पीछा करके भी तो उस कुंड तक पहुंचा जा सकता है। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो वह यति बहुत ही सतर्क है, और दूसरा पता नहीं वह वहाँ आज जाता है या 10 साल बाद जाता है या 100 साल बाद जाता है। लेकिन आप और आपके साथी तो यहीं रहते हैं। आप तो उस यति की निगरानी करके उसका पीछा कर अमृत कुंड तक पहुँच सकते थे। हाँ, हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन एक तो हमें अमर होने का कोई लालच नहीं है, और दूसरा हमारे शरीर में मौजूद दिव्य मणि हमें यौगिक और मानसिक शक्तियाँ प्रदान करती है। अगर उसके शरीर में रहते हमने अमर जल पी लिया तो हमारा शरीर एक विस्फोट के साथ फट जाएगा। यानी अमर जल पीने से पहले हमें अपने शरीर से दिव्य मणि को निकाल कर फेंकना होगा। ओह, इसका मतलब उस यति से नक्शा हासिल करने का एक ही रास्ता है। मुझे इस यति से भिड़ना होगा। परमाणु उस यति से तो भिड़ गया, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि उस यति से इस तरह भिड़ना अक्लमंदी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वह यति न सिर्फ बेहद शक्तिशाली था, बल्कि चालाक भी खूब था। लेकिन फिर भी परमाणु का और उसका कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि परमाणु के पास न सिर्फ इंसानी दिमाग था, फड़ाक बल्कि वैज्ञानिक शक्तियाँ भी थी। परिणाम, यति बेबस हो गया। अब मेरे पास मौका है कि मैं अपने आप को छोटा करूं, इतना छोटा कि मैं इस यति के शरीर में आराम से घुस जाऊं और फिर उसकी रक्त नलिकाओं से होकर उसके मस्तिष्क के उस हिस्से में पहुंच जाऊं जहां अमरकुंड तक पहुंचने का नक्शा अंकित है। उस नक्शे के एक एक हिस्से को अपने दिमाग में बैठाकर परमाणु को वापस लौटने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अच्छा हुआ तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर बिना हिंसा की अपना काम सिद्ध कर लिया। अगर तुमने हिंसा का सहारा लिया होता तो हम तुम्हें कभी भी अमरकुंड तक नहीं पहुंचने देते। तुम्हारी स्मृति नष्ट करके हम तुम्हें सदा के लिए यहीं भटकने के लिए विवश कर देते।
जब आपने मुझे इस यति का मस्तिष्क निकाल लेने की बात की थी, मैं तभी समझ गया था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को मानने वाला हिंसा की बात सोच ही नहीं सकता। यह सोचकर ही मैंने यति को बेबस करके उसके मस्तिष्क से पहुंचने का निर्णय ले लिया था। अब परमाणु वहां रुककर अपना समय खराब नहीं करना चाहता था। यति से हासिल नक्शे की सहायता से कोई बच्चा भी इन रास्तों पर चल सकता है, लेकिन नक्शे के बिना अच्छे से अच्छा धुरंधर भी हमेशा के लिए इस धुंध भरे रास्तों में खोकर रह जाए। धुंध को चीरकर आगे बढ़ता परमाणु जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंच गया। यही है, नक्शे के अनुसार यही है वह कुंड जिसे अमर कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड में भरा अमर जल मेरी शीना को जिंदा करेगा और मुझे देश के कतारों तक पहुंचाएगा। इस अमर जल की बदौलत तू कहीं पहुंच पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तेरी बदौलत इस अमर कुंड तक ज़रूर पहुंच गया हूँ, जहाँ मैं अपनी कोशिशों से 7 जन भी नहीं पहुंच सकता था। ये आवाज़ तो बालूची की है, यही कहना चाहते हो ना तुम? ये मैं ही हूँ परमाणु, जो अदृश्य रूप में तेरा पीछा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा पीछे पर करके यहाँ तक पहुँचे हो? ओह, समझ गया, सब समझ गया। जो नहीं समझे हो उसे मैं तुम्हें समझा देता हूँ। असल में वर्षों से मेरा इस अमर कुंड तक पहुँचने का अरमान था, लेकिन यहाँ की मुश्किलों को जानकर मैं समझ गया कि मेरा यहाँ पहुँचना असंभव है। यहाँ तो कोई ऐसा आदमी ही पहुँच सकता है जो दिल में इंसानियत के भलाई का जज्बा और विलक्षण ताकत रखता हो। मैंने खोज की तो ऐसे व्यक्ति के रूप में तुम मुझे नज़र आए, लेकिन तुम जैसे व्यक्ति को यहाँ भेजना कोई मजाक बात नहीं थी। उसके लिए तो बड़ी और सुदृढ़ योजना बनाने की ज़रूरत थी। चीन में सक्रिय अपने आतंकवादी ग्रुप के बल पर मैंने वह योजना बनाई और आखिर मेरी योजना में फंसकर तुम यहाँ आकर आई पहुँचे। ओह, वे आतंकवादी तुम्हारे साथी थे? साथी नहीं, मेरे मातहत बोलो, क्योंकि उस आतंकवादी ग्रुप का बॉस मैं ही हूँ। तुम्हारी प्रेमिका ने मुझे ही देखा था। मौत की नींद में सोने से पहले उसकी जुबां पर मेरा ही नाम था। वह तुम्हें मेरे ही बारे में बताना चाहती थी। उफ, मेरे साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ो, पहले अपनी उस जान को तो पकड़ो जो तुम्हारे शरीर का साथ छोड़ने को तत्पर है। परमाणु कोई लड्डू नहीं है जिसे कोई भी गप कर जाए। परमाणु वह लोहे का चना है जिसे खाने के लिए फौलाद के दांत चाहिए। अगर तुम अपनी शक्तियों के बल पर खुद को लोहे का चना कह रहे हो तो तुम बहुत लोहे का चना चब बन लिए। अब तुम्हारे लड्डू बनने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के बल पर पहले तुम्हें बेबस कर रहा हूँ, और फिर तुम्हारी मुख्य शक्ति इस बेल्ट को तुम्हारे शरीर से अलग कर रहा हूँ। हा हा हा, लड़खड़ा गए ना परमाणु? तुम्हारी यही लड़खड़ाहट बता रही है कि शक्तिशाली बेल्ट के बिना तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक चूहे के बराबर है, और तुम जैसे चूहे को मारना मेरे बाएं हाथ का काम है। बालूची के एक इशारे पर बर्फ तेजी से परमाणु के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगी, और तब तक इकट्ठा होती रही जब तक परमाणु उसमें गर्दन तक फंसकर नहीं रह गया। हा 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 हा, अब तुम मौत के ठीक दरवाजे पर खड़े हो परमाणु, लेकिन मौत के उस दरवाजे में तुम्हारी रूह की एंट्री होने में अभी कुछ पल बाकी हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से मुझे अमर जल पीकर अमर होता हुआ देखो। मैं अमर जल पीने जा रहा हूँ परमाणु, और चूंकि मानसिक शक्तियाँ प्रदान करने वाली दिव्य मणि के शरीर में रहते मैं अमर जल नहीं पी सकता। इसलिए अमर जल पीने से पहले मैं अपने शरीर में मौजूद उस दिव्य मणि को निकाल कर फेंकता हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी भी मणि की ज़रूरत नहीं है। अमर रहूँगा तो ऐसी हज़ारों मणियाँ वाले मेरे गुलाम होंगे। हा 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 हा, भयानक ठहाका लगाते हुए बलूची ने चुल्लू भर अमरकुंड से अमर जल निकाला और गट गट करके उसे पी गया। एक पल बाद ही हा 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 हा, मैंने अमर जल पी लिया। अब मैं अमर हो रहा हूँ, मैं अमर हो रहा हूँ परमाणु, और तुम मर रहे हो परमाणु। हा 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 हा। वातावरण को गुंजा देने वाले ठहाके थे बलूची के, लेकिन अचानक उस ठहाकों पर परमाणु की आवाज़ हावी होती चली गई। जब तक तुम जैसा एक भी शैतान जिंदा है तब तक परमाणु नहीं मर सकता। तुझ जैसे शैतानों का आतंक खत्म करने के लिए परमाणु हर बार मौत के मुंह से होता रहेगा ट्रांसमिट। अरे, परमाणु ट्रांसमिट भी हो गया और दोबारा जुड़ भी गया। कैसे हुआ ऐसा, जबकि परमाणु की बेल्ट उधर पड़ी? ओह, जो बेल्ट उधर पड़ी है वो मेरी वह नकली बेल्ट है जिसे मैंने मठाधीश जी के सहयोग से तैयार किया था। मेरी असली बेल्ट तो मेरी ड्रेस के नीचे अभी भी मौजूद है। ये देख, नाटक करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं तेरी दिव्य मणि को तेरे शरीर से अलग करना चाहता था, ताकि तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाए, और ऐसा करने में मैं सफल हुआ। सफलता तुम्हारे नहीं मेरे हाथ लगी है परमाणु, क्योंकि तुम्हारे नाटक की वजह से ही मैं अमरकुंड का अमर जल पी पाया हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुझे आसानी से ऐसा करने देता। तूने जिस कुंड का जल पिया है मेरी बेल्ट की तरह वो भी नकली है।
असली अमरकुंड ये नहीं, वह है, वह है। एकदम से मैं उस कुंड के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे शक था कि अगर तूने मुझे अपने किसी फ़ायदे के लिए इस अमरकुंड की खोज में भेजा है तो तू मेरे अमरकुंड तक पहुंचते ही कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करेगा। और ये शक मेरे दिमाग में उस समय पनपा जब मठाधीश से बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि बाहरी दुनिया के किसी भी आदमी को इस अमरकुंड की खबर कभी नहीं हो सकती। तब मेरे दिमाग में कौंधा था कि तू बाहरी आदमी नहीं हो सकता है, तू बाहरी आदमी नहीं हो सकता क्योंकि तू ना सिर्फ इस अमरकुंड के बारे में जानता है बल्कि उन यौगिक और मानसिक शक्तियों का भी स्वामी है जो उस मठ का प्रत्येक लामा जानता है। इतना समझने के बाद मैंने भी सतर्कता बरतने का फैसला कर लिया और मुझे खुशी है कि मेरा यह फैसला एकदम ठीक निकला और उसकी वजह से तुम्हारी चाल पर लग गया नहले पर तहला। बालूची को अच्छी तरह अपनी परमाणु रस्सियों में कसने के बाद परमाणु ने अमरकुंड से थोड़ा सा अमर जल लिया और वापस लौट पड़ा। जल्दी परमाणु बालूची को लेकर मठाधीश के सामने मौजूद था। ओह, तो ये सब इस दुष्ट का किया धरा था। यह हमारे मठ से ही निकाला गया एक लांबा है। इससे पहले भी इस दुष्ट ने उस यति की हत्या करके अमरकुंड तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन ये रंगे हाथों पकड़ा गया। तब हमने इस मठ की स्मृति को इसके मस्तिष्क से नष्ट करके इसे सदा के लिए यहाँ से निकाल दिया था, परंतु उस समय हमने एक भूल कर दी। हम इसकी शक्तियों को बढ़ाने वाली दिव्य मणि को नष्ट नहीं कर पाए। उसी के बल पर इसने एक बार फिर तुम्हें मोहरा बनाकर अमृत जल पीने का प्रयास किया। आपके सहयोग से इसके इस प्रयास को मैं विफल कर चुका हूँ। आगे से ऐसा नहीं कर पाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं सीधा सेंट्रल ले जाऊँगा, जहाँ ये अपने आतंकवादी साथियों के साथ उम्र भर रहेगा। इसके साथ मुझे अमर जल लेकर तुरंत ही दिल्ली पहुँचना होगा ताकि शीना को बचाया जा सके। वही बालूची, परमाणु, शीना। परमाणु की वापसी ने जहाँ शीना के भाग्य में एक नई जीवन की रोशनी लिखी, वहीं बालूची और उसके सारे ग्रुप के सदस्यों की किस्मत में लिखा काला पानी जेल की कोठरियों का अंधेरा समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक विध्वंसक में। तब तक के लिए धन्यवाद।